जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे 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 आप बता रहा हूँ वो नोट्स आपको भी लिखने हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, साथ में लिखना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किस लिए एसेंशियल है? फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किससे एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? किससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम द फूड दे ईट। और उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उनको एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए। कोई भी लाइफ प्रोसेस होगा, बीटिंग ऑफ द हार्ट वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, देखेंगे हम लेसन वो भी, तो उसके लिए क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए। ओके, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ओके, और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, सब कुछ यूज कर लिया उन्होंने, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, बट व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, और ये एनर्जी को किसको रिक्वायर्ड है? हर सेल को, एवरी सेल ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स दिस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शंस। वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। सो वी कैन से दैट ईच सेल ऑफ द बॉडी रिस्पायर्स, तो इसलिए उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या आता है? एक आता है ब्रीदिंग और दूसरा आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस हमने देखे हैं। ओके, तो ब्रीदिंग क्या होता है पहले वो देखते हैं अभी। ओके, ब्रीदिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। इनहेलिंग मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर देना, फेंकना। तो जब इनहेलेशन होता है, जब इनहेलेशन होता है तो क्या होता है? एयर रिच इन ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है। तो एक्सहेलेशन के वक्त क्या होगा? एयर पुअर इन ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। एयर पुअर इन ऑक्सीजन बाहर ऐसे नहीं, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड will be given out during the process of exhalation। तो जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है वो सप्लाई होता है बॉडी के सारे सेल्स को। तो इनहेलेशन में, ब्रीदिंग में, इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या मिला? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ गया? टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट मतलब ऑल। ओके, और इसके बाद क्या होता है? एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रोन आउट, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी।
तो ब्रीदिंग का हेल्प कहाँ पे होता है? टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। इतना ही प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है? ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या है? सप्लाई ऑक्सीजन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। सप्लाई ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? इनहेलेशन। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होगा? एक्सेलेशन। तो अभी तक जो किया हमने वो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर डिफरेंट प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन से की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज सर्वाइवल ज़रूरी है, हम मरना नहीं चाहते, सर्वाइवल ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम द फूड दे ईट। और उसके लिए कौन सा प्रोसेस रिक्वायर्ड है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी क्यों चाहिए? लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ओके, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है? और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फाइन। तो रेस्पिरेशन क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ओके, और ये एनर्जी किसको चाहिए? एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ओके, टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी सेल रेस्पायर्स। रेस्पिरेशन के कौन से पार्ट है? दो, एक ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर। इनहेलिंग में एयर रिच इन ऑक्सीजन अंदर लेंगे, एक्सेलेशन में एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देंगे। जो इनहेलेशन में जो ऑक्सीजन आएगा वो डिफरेंट या ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई होगा, और उस प्रोसेस में जो बाहर एयर फेंकेगा एक्सेलेशन के थ्रू, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट। ओके, फाइन। तो ब्रीदिंग का हेल्प कहाँ पे होता है? सप्लाई ऑक्सीजन, और दूसरा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये थोड़ा सा हिल गया वो। ओके, यहाँ पे होना चाहिए तो वहाँ पे चला गया, भाग गया वो। ओके, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है? फूड का। और क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये कहाँ पे होता है? सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसका नाम दिया है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है? तो अभी देखते हैं व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? जहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज टेक्स प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये रिएक्शन जो है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा एग्जाम में तो ये रिएक्शन आपको बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स, पूरा लिखते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी, ठीक है? तो ये क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कब? जब ऑक्सीजन है तब। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? अन एरोबिक या एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? ठीक है, इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो जगह पे होता है। देखो अभी जो हमारे टेक्स्ट बुक में है उसके अनुसार एक यीस्ट में होता है और एक बॉडी मसल्स में होता है। दो जगह पे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। दो एग्जांपल है, एक यीस्ट का, एक बॉडी मसल्स का। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज इज नॉट ब्रोकन डाउन कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो इसमें ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता।
एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है इट इज लेस एज कंपेयर टू लेस एनर्जी रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें जो कंपाउंड बनता है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इंटरमीडिएट मतलब कोई बीच वाला एक सर्टेन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है क्या? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है पहले। ओके फाइन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय यीस्ट, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय यीस्ट, और बनता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होता है। दिस एनर्जी रिलीज is less than the energy which is released during aerobic respiration. ठीक है, तो what is anaerobic respiration? This is the reaction for anaerobic respiration. क्या है रिएक्शन anaerobic respiration का? कि ग्लूकोज is broken down without the use of oxygen, say for example by yeast, and what is produced? Alcohol plus carbon dioxide plus energy. ठीक है, तो अनएरोब्स क्या होते हैं? अनएरोब्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अनएरोब्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे उनको कहते हैं एनएरोब्स, विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज फ्री ऑक्सीजन। एयर में होता है फ्री ऑक्सीजन। ओके फाइन। ओके, तो यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल। और ये क्या करते हैं? रेस्पायर अनएरोबिकली। अगर एग्जाम में यीस्ट के बारे में आपको नोट आया तो ये सब लिख देना जो अभी बता रहा हूँ। उसके अलावा ये वाला एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिख देना। रिएक्शन लिखने से क्या होता है? टीचर इंप्रेस हो जाता है कि भाई इतना आता है इसको। है तो 10 पेजेस का लेसन, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। आप ये वीडियो देखोगे, आप एग्ज़ाम में सब कुछ फोड़ दोगे। मतलब दिमाग सर नहीं फोड़ना। एग्ज़ाम, यू विल क्रैक दी एग्ज़ाम। हम लोग ऐसे कहते हैं, यू विल क्रैक दी एग्ज़ाम। तो इसको हिंदी में कहते हैं आप एग्ज़ाम फोड़ दोगे। ठीक है ना? आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर लेसन में। तो यीस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्या करता है वो रेस्पायर करता है अनएरोबिकली। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या यील्ड करता है? यील्ड मतलब आउटपुट। बाहर क्या फेंकता है वो? अल्कोहल। तो इसलिए यीस्ट का यूज होता है टू मेक वाइन एंड बियर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईस्ट। ओके, हाउ डू यीस्ट रेस्पायर? ओके, वाई इज यीस्ट यूज टू मेक वाइन एंड बियर? 2-3 क्वेश्चन आ गए इस पे। सब क्वेश्चन का एक ही आंसर। हम लोग 10 आंसर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट हम अलग अलग क्वेश्चन के आंसर में अप्लाई करेंगे। तो लेट्स रिवाइज। पहले वाला पार्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से रिवाइज करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या है? ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? फूड का। किस चीज़ के लिए? रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए। और कहाँ पे होता है ये? सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन है। किस चीज़ का ब्रेकडाउन? फूड का। उससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। कहाँ पे होता है ये? सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। आउटपुट, उसके बाद क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ओके, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकिंग अप ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कौन एग्जिबिट करता है? ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। ओके, तो इसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो कंप्लीटली नहीं होता, और इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसका रिएक्शन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, और ये यीस्ट करता है
और रिलीज करता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। अनएरोब्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ एयर विच हैज फ्री ऑक्सीजन आर कॉल्ड अनएरोब्स। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। ऐसे नहीं लिख सकते यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड, ऐसे नहीं होता वो तो ऐसे हो गया, आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। तो यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपको एक लिखना है एग्जाम में तो ब्रैकेट में ही लिखना है, ऐसे मत यीस्ट आर यूनिसेल्युलर एंड सिंगल सेल्ड। आई एम अ बॉय एंड हेंस आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे हो गया वो। So you are a boy, so you don't have a tail. So it's obvious that you are a human being. Okay, I mean, when you say a boy, boy is for a human being. Anyway, let's not get into that. So they respire anaerobically. During the process of anaerobic respiration, yield क्या होता है? आउटपुट क्या निकलता है? अल्कोहल। तो इसलिए यीस्ट का यूज कहाँ होता है? टू मेक वाइन एंड बियर। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स। ओके, मैंने बताया था अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स्ट बुक में 2 जगह पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल उसका एक यीस्ट का, एक ह्यूमन मसल्स में। तो जब हम फास्ट रन करते हैं या हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। ओके, और तब मसल्स फेस करते हैं टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी मतलब कमतरता, कमी। इट इज देन दैट दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन मसल्स में जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो है मसल्स में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। ये नया वर्ड है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी निकलता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में एनर्जी निकल जाता है, ठीक है, अपना काम बन जाता है। लेकिन जो लैक्टिक एसिड है वो डिपॉजिट हो जाता है मसल्स के वहां पे, गेट्स डिपॉजिटेड, और इसलिए वहां पे बनते हैं क्रैम्प्स। तो आपके मसल में क्रैम्प आ गए अगर ज़्यादा भागने से, इसका मतलब आपके मसल में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया। ओके, एक्यूमुलेशन, जमा होना। मसल क्रैम्प्स आर कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो लैक्टिक एसिड ब्रेक्स आउट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, आप देखो कि क्रैम्प्स हो गए, थोड़ी देर में क्रैम्प्स चले गए, क्यों? इफ देर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आफ्टर दैट पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग रेट क्या होता है? एक ब्रेथ मतलब क्या? 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। तो कितनी बार करता है 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ मिनट, इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। क्या होता है ब्रीदिंग रेट? इट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस इन अ मिनट। तो जो एयर है वो कहाँ पे एंटर करता है? अपने नेसल कैविटी में, और नेसल कैविटी से वो जाता है लंग्स में थ्रू विंड पाइप। मतलब एयर, तो लेट्स गो थ्रू वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर 10। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये 2 अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन कैसा है? बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा है? फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्यों है? इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? एनर्जी। किससे? जो फूड खाते हैं उससे। और कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी क्यों चाहिए? फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो उसके लिए एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वो कैसे मिलता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रेस्पिरेशन हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सेल ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस। क्या करना है? ये बॉडी के हर सेल को चाहिए ये एनर्जी, किस लिए? टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस। We can say that each cell of the body respires.
इसलिए उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो पहले देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। इनहेलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनटू द बॉडी द एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। इनहेलेशन में क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या आता है? एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो एक्सहेलेशन के वक्त क्या जाएगा? एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का हमने डिफरेंस भी देखा है, वो एक बार देख लेते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ब्रीदिंग में क्या होता है? ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। ओके। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड, ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज रिलीज्ड। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी एंड ऑक्सीजन इज टेकन इन फ्रॉम द एयर। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? इंट्रा सेल्यूलर। और ब्रीदिंग कैसा है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो जो इनहेल्ड एयर है, ओके, वो इनहेल्ड एयर बॉडी को क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में इनहेलेशन है, इनहेल्ड एयर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। वो ऑक्सीजन जाएगा डिफरेंट या ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, और उस जब ऑक्सीजन सप्लाई होगा तभी एक्सेलेशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जमा करके एक्सेलेशन के थ्रू बाहर फेंका जाएगा। ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या करता है? किसके लिए हेल्प करता है? टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन। किस चीज का? ब्रेकडाउन किस चीज का? ऑफ फूड। कहाँ पे? इन द सेल with the release of energy, plus energy is released. It takes place in the cells of all organisms. हर ऑर्गेनिज्म के सेल में टेक प्लेस होता है। ठीक है। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन है। ठीक है। एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और उसमें रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्टेटमेंट भी लिखना है, रिएक्शन भी लिखना है कंपलसरी। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके बुक में दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक यीस्ट का दिया है और एक बॉडी मसल्स का दिया है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एग्जिबिट कौन करता है? यीस्ट। ऑर्गेनिज्म कौन सा एग्जिबिट करता है? यीस्ट। ह्यूमन बींग भी करते हैं, कहाँ पे करते हैं देखेंगे हम। तो ग्लूकोज जो है इट इज नॉट ब्रोकन डाउन कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या बनता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है उसके साथ एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज लेस एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका रिएक्शन दिया है ग्लूकोज। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन दिया हुआ है। ग्लूकोज breaks down without the use of oxygen by yeast and gives alcohol, carbon dioxide and energy. ओके। तो अनएरोब्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे कैन सर्वाइव विदाउट एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर में क्या होता है? फ्री ऑक्सीजन। इनको कहते हैं एनएरोब्स। यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जो रेस्पायर करता है अनएरोबिकली, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दे यील्ड अल्कोहल। हमने रिएक्शन ही देखा है ग्लूकोज का, जब ब्रेकडाउन होता है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है अल्कोहल। इसलिए यीस्ट का जो यूज है इट इज यूज टू मेक वाइन एंड बियर। ओके। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या भागते हैं तो क्या होता है? वी फेस अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हमें एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन कम है। तो उस वक्त अपने जो मसल्स हैं वो मसल्स अंडरगो करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके। तो ग्लूकोज जो है मसल्स में जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी।
ये नया वर्ड है लैक्टिक एसिड। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये जमा हो जाता है, जमा होना मतलब एक्यूमुलेट होना, और एक्यूमुलेट होने के वजह से अपने को होते हैं क्रैम्प्स। ओके, तो मसल क्रैम्प्स आर कॉज्ड बाय accumulation of lactic acid. If there is sufficient supply of oxygen, lactic acid breaks down into carbon dioxide and water. जब सफिशिएंट सप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन का तो लैक्टिक एसिड का क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और तभी पर्सन को रिलीफ मिलेगा। ठीक है। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? एक ब्रीथ मतलब क्या? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन मीन्स वन ब्रीथ। तो एक मिनट में कितना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे, दैट विल डिसाइड योर ब्रीदिंग रेट। एक ब्रीदिंग रेट, सॉरी मिनट में, ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। ओके। एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल एंटर्स अवर नेसल कैविटी, फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स थ्रू विंड पाइप। तो जो एयर है, ठीक है, वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेसल कैविटी में एंटर करेगा, वहां से विंड पाइप में जाएगा, वहां से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में होते हैं अल्वियोलाई। ये 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन है। कॉन्सेप्ट क्या है बायो में, तो इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ऑक्सीजन मिलता है बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स में जाता है, फिर एक्सहेलेशन में बाहर फेंका जाता है। तो जो लंग्स है वो क्या है देखो, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि लंग एक लंग फंग सूप करके है, जो बॉम्बे में चाइनीज ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं, या चाइनीज ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं, चाइनीज के ठेले पे मिलता है। ठीक है। कभी कभी मराठी में या हिंदी में लिखते हैं तो चाय नीज ऐसे भी लिखते हो। एक तो मैंने स्टॉल देखा था कहीं, तो आई थिंक नागपुर में, तो फेसबुक पानीपुरी, गोलगप्पे का शॉप था, वहाँ पे लिखा था फेसबुक पानीपुरी। ओके। गूगल चाट। मेरे भांजे के बॉस का बेटा है, बंगाली है वो, उसका नाम है ओजोन। तो पार्टी में गए थे हम, उसको पूछा तेरा नाम क्या है, बोलता है ओजोन, ओजोन बैनर्जी। मैंने बोला तेरी सिस्टर का नाम क्या है, ऑक्सीजन बैनर्जी। कुछ भी नाम रखते। तो लंग्स, लंग्स कितने होते हैं? दो। लंग्स में होते हैं ब्रोंकियोल्स, लंग्स होते हैं दो, उसमें होते हैं ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स है विंड पाइप के छोटे ब्रांचेस। लंग्स में होते हैं एयर सैक्स। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लंग कैसे होता है? सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड कोन शेप। जो लोअर सरफेस ऑफ लंग है वो कॉनकेव होता है ऐसे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे होता है डायफ्राम। ओके। तो डायफ्राम क्या करता है, वो जब ऐसे होगा डायफ्राम, जब ऐसे हो जाएगा डायफ्राम, चेंज करेगा शेप, तो एयर बाहर फेंकेगा, जब रिलैक्स होगा तो एयर अंदर आएगा। ठीक है। जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से बड़ा है। क्यों? राइट लंग में है 3 लोब्स, लेफ्ट लंग में है 2 लोब्स। ठीक है। इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक है नेसल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स और डायफ्राम। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक का डायग्राम उठाया मैंने ये, लेकिन इसमें उसने नेमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है। क्या करना है आपको पता है? सारे नेम्स राइट या लेफ्ट में लिखना। ऐसे मत करना कि एक नेम राइट में एक नेम लेफ्ट में, क्योंकि टीचर को ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। तो राइट या लेफ्ट में लिखना, एक तो राइट में लिखना है, लेफ्ट में लिखना। और उससे अच्छा तो ये है
कि जैसे मैंने नंबर किए वैसे नंबर कर देना, तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, और नीचे उसका की दे देना, 1 इज नेसल पैसेज, सेकंड इज ओरल कैविटी। ठीक है, देयर आर टू ऑप्शंस। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या है? एक है नेसल पैसेज, एक ओरल कैविटी, एक फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स एंड डायफ्राम। रिब्स क्या करते हैं? एक ऐसा केज टाइप है, वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सब जो अपने बॉडी ऑर्गन से वाइटल, उनको रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पिक्चर में दिखाते हैं जैसे गोलमाल में वगैरह, या फिर साउथ के पिक्चर में वो रिब्स पे ऐसे पंच मारता है हीरो और मुंह से खून निकलता है। ऐसे कुछ होता नहीं है एक्चुअली रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी दिखाते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या है? नेसल पैसेज है, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, लंग्स है, रिब्स है, डायफ्राम। डायफ्राम देखते हैं पहले। तो डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर वॉल है। क्या है डायफ्राम? डायफ्राम एक मस्कुलर वॉल। ये क्या करता है? ये चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमेन से। एब्डोमेन मतलब नीचे का पार्ट। देखो ये शेप है डायफ्राम का। जब डायफ्राम अपवर्ड मूव होगा, ओके, तो क्या होगा? जब डायफ्राम अपवर्ड मूव होगा तो क्या होगा? सो बेसिकली डायफ्राम जो है ये मस्कुलर वॉल है। ठीक है, डायफ्राम इज अ मस्कुलर वॉल। ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है किसको? चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमेन से। तो डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, और उसकी वजह से एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रशेस थ्रू द नोज ट्रैशिया टू द लंग्स। ये इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। जब डायफ्राम नीचे मूव होगा तो उस कैविटी में जगह बनेगा, तो जब एयर है एटमॉस्फेयर का वो अंदर आएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। ओके, और उसका एयर का पाथ तो सेम ही है, नॉस्ट्रिल्स हमने देखा था अभी। देखो कैसे एयर करता है एंटर। एयर एंटर कैसे करता है? नॉस्ट्रिल से, नेसल कैविटी से, विंड पाइप से, लंग्स। ओके, जब डायफ्राम अपवर्ड मूव होगा, डायफ्राम अपवर्ड मूव होगा तो ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है, इट इज ऑलवेज इन दिस पोजीशन। लेकिन वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन ऐसा है। तो इसकी वजह से कैसा? एयर विल बी थ्रोन आउट, और उसके बाद क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको कहते हैं एक्सेलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सेलेशन। तो जो मसल्स ऑफ द चेस्ट कैविटी है और जो रिब्स है, वो भी हेल्प करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग अलॉन्ग विद द डायफ्राम। तो अगर पूछा ब्रीदिंग के प्रोसेस में कौन कौन हेल्प कर रहा है, तो आंसर है रिब्स, मसल्स एंड डायफ्राम। मसल्स इन द चेस्ट कैविटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम रिब्स। रिब्स क्या है? रिब्स फॉर्म द रिब केज। रिब केज मतलब एक सॉर्ट ऑफ केज। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, ये है डायफ्राम मूव्स डाउन, और ये है डायफ्राम मूव्स बैक। ओके, तो ये जो रिब केज है ये क्या करता है? इट एनक्लोजेस द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को एनक्लोज करता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे कवर कर लेता है वो। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो इनहेलेशन में टेबल बना लेते हैं हम। इनहेलेशन के वक्त डायफ्राम एंड रिब केज, इनका मूवमेंट कैसा है वो देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउन and rib cage moves up. Okay, and outward.
उसके बाद इस वजह से क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है उसका स्पेस बढ़ेगा एंड एयर रशेस इन। जब एक्सेलेशन होगा तो डायफ्राम क्या करेगा, मूव्स डाउन, सॉरी मूव्स अप। एक्सेलेशन के वक्त डायफ्राम मूव्स अप। और रिपकेज कैसे मूव करेगा, इट मूव्स डाउन एंड इनवर्ड। तो इनहेलेशन में डायफ्राम कहाँ मूव होता है, डाउन, नीचे। और रिपकेज कहाँ मूव होता है, अप एंड आउटवर्ड। और एक्सेलेशन में डायफ्राम कहाँ मूव होता है, अप। और रिपकेज कहाँ मूव होता है, डाउन एंड इनवर्ड। ओके। तो इसकी वजह से जब रिपकेज डाउन मूव होता है तो वो उसको, डायफ्राम अप हो रहा है मूव, तो पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर फेंकने में मजा आए, उसको इजी हो जाएगा, ठीक है ना, हेल्प होगा। क्योंकि साइज ऑफ चेस्ट कैविटी विल बी रिड्यूस्ड। ओके। जब रिपकेज इनवर्ड मूव होगा और डायफ्राम अप मूव होगा तो साइज ऑफ चेस्ट कैविटी विल बी रिड्यूस्ड। तो इसमें, इस डायग्राम में, सॉरी इस टेबल में हम और एक एंट्री ले लेते हैं। वो एंट्री लेते हैं हम साइज ऑफ चेस्ट कैविटी का। इनहेलेशन में क्या होता है, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। और एक्सेलेशन में साइज ऑफ चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस। ओके। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। बाकी एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे हो रहा है, तो जैसे गोट, काउ, डॉग और डियर है जो लैंड पे लिव करते हैं, उनमें लंग्स है, तो ऐसे ही हमने जो पढ़ा वैसे ही होता है उनका ब्रीदिंग। दीज एनिमल्स ब्रीद लाइक अ मैन। लेकिन जो इंसेक्ट्स है और अर्थवर्म्स है विच लिव ऑन लैंड, उनको लंग्स नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच। तो कॉकरोच में, insects like cockroach, housefly, moth have a special network of tubes which is called trachea. Okay, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू उनका ये प्रोसेस होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको कहते हैं ट्रैकिया, जिसका प्लूरल है ट्रैकिए। जो स्पिराकल्स है, दे आर द ओपनिंग्स ऑफ द ट्रैकियल ट्यूब्स। स्पिराकल्स क्या है, स्पिराकल्स क्या है, दे आर द ओपनिंग्स ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स। और ये स्पिराकल्स के थ्रू एयर अंदर आता है और बाहर जाता है। तो कॉकरोच में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक ट्रैकिया या ट्रैकिए, और ट्रैकिए का स्पिराकल्स। ट्रैकिए मतलब ट्यूब और स्पिराकल्स मतलब ट्यूब का ओपनिंग। ओके। नेक्स्ट, अर्थवर्म। Earthworm and leeches absorb the atmospheric oxygen through the moist and slimy skin. अर्थवर्म एंड लीचेस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कैसे, थ्रू द मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन। उनका थोड़ा सा स्टिकी टाइप ऑफ स्किन रहता है, उसको स्लाइमी स्किन कहते हैं। जो फ्रॉग्स है वो भी ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। लेकिन फ्रॉग्स में पेयर ऑफ लंग्स भी होते हैं लाइक ह्यूमन बींग। फ्रॉग्स ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। गिल्स क्या होते हैं, गिल्स एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रॉन्स में, टैडपोल ऑफ फ्रॉग में और फिशेस में। ओके। गिल क्या है, एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कहाँ प्रेजेंट है वो, प्रॉन में, टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग में और फिशेस में। स्ट्रक्चर ऑफ गिल कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ गिल होता है कोम्ब लाइक, जैसे हमारा कोम्ब होता है वैसे, यहाँ पे दिखा है देखो गिल्स। और वो होते हैं डीप रेड इन कलर।
They are present on either side of the head. Okay, fine. तो ये कहाँ पे होता है? बेसिकली गिल्स कहाँ पे होते हैं? गिल्स आर प्रेजेंट on either side of the head. Gills are present in, where are they present? Gills are present in the animals or aquatic animals like prawn, उसके बाद tadpoles of frog, fishes. ओके, और गिल्स क्या होते हैं? कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डीप रेड इन कलर होते हैं. फिश में दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. तो एक चीज होता है ओपरक्यूलम. क्या होता है? ओपरक्यूलम. ये एक हार्ड मूवेबल प्लेट होता है जो गिल को कवर करता है और इट इज प्रेजेंट इन सम फिश. जो हम लोग खाते हैं मैक्सिमम फिशेस में से हार्ड टाइप प्लेट रहता है. अगर आपने फिश कट करते हुए देखा है तो वो निकलता है, वो हार्ड प्लेट, दैट इज ओपरक्यूलम. द गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ठीक है, ओके. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कॉकरोच में क्या होता है? ट्रैकिए. ट्रैकिए क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. उसके एंड्स को क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स. स्पिरेकल क्या होता है? ट्यूब के ओपनिंग्स. ओके. उसके बाद अर्थवर्म. अर्थवर्म कैसा होता है? मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसके मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन के थ्रू ही एंटर करता है. फ्रॉग भी ब्रीथ करता है थ्रू द स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, लेकिन फ्रॉग में होता है पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. गिल्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है कि उस किस में प्रेजेंट होते हैं वो? प्रॉन, टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग एंड फिश. स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स क्या होता है? कोम्ब लाइक, डीप रेड इन कलर. गिल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आइदर साइड ऑफ द हेड. ऑपरक्यूलम क्या है? हार्ड मूवेबल प्लेट विच कवर्स द गिल्स. कहाँ प्रेजेंट होता है? कुछ फिश में. द गिल्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रीदिंग इन फिश. कैसे होता है ब्रीदिंग इन फिश? वाटर एंटर्स द माउथ ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ. सिंपल है, फिश पानी में रहता है तो वाटर तो एंटर करेगा ही. तो एंटर क्या करेगा उसमें? फिश में एंटर क्या करेगा? वाटर. वो वाटर कहाँ पे जाएगा? गिल्स पे. गिल्स को क्या करेगा? वो बेथ करेगा. दिस वाटर बेथ्स द गिल्स और ये पास आउट करता है थ्रू द ओपनिंग ऑफ द ऑपरक्यूलम. ओके, माउथ के थ्रू एंटर करता है. एंटर कहाँ से करता है? माउथ से. क्या करता है? वाटर. ठीक है, गिल्स पे जाएगा, गिल्स को बेथ करेगा और बाहर कैसे निकलेगा? आउट. आउट इज कमिंग आउट थ्रू द ओपनिंग ऑफ द ऑपरक्यूलम. ये जब गिल्स के थ्रू पास करेगा वाटर तो क्या करेगा? वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा. क्यों? जो एयर है वाटर में डिजॉल्व, वो प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन टू द ब्लड प्रेजेंट इन द गिल्स. अभी हमने बताया था गिल्स आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो गिल्स में जो ब्लड वेसल्स है, वो जो ब्लड है वहां पे क्या होगा? जो पानी में डिजॉल्व एयर है उसके अंदर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाएगा, सप्लाई होगा. ओके, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द ब्लड प्रेजेंट इन द गिल्स. एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज प्रेजेंट इन द ब्लड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द फ्लोइंग वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है बाहर? डिफ्यूज के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये पानी में निकल जाता है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स बीइंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. ऑब्वियसली उनको भी एनर्जी चाहिए. प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को क्या चाहिए? एनर्जी. वो किस लिए चाहिए? फॉर वेरियस एक्टिविटीज. और ये एनर्जी जो मिलेगा उनको फूड से मिलेगा और उसके लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन. क्यों? फूड से एनर्जी ब्रेक करने के लिए, फूड को ब्रेक करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए. तो
जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है प्लांट में, उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स है जिसका नाम है स्टोमेटा, जिसका सिंगुलर है स्टोमा। ओके। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ लीव्स पे, कभी कभी बहुत सरफेस पे होते हैं, सरफेस ऑफ लीव्स। तो स्टोमेटा क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ एन ओपनिंग सराउंडेड बाय टू सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल दिखा देखे उसने, ये गार्ड सेल दिखा है, ये गार्ड सेल दिखा है, और स्टोमेटा ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग है। दिस इज द ओपनिंग। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये ओपनिंग्स के थ्रू क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके। The root cells which remain inside under the ground also need oxygen to generate energy. ये जो रूट सेल्स है, ये जो रूट सेल्स है, ये ग्राउंड के अंडर है, उनको भी चाहिए ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो कहाँ से लेते हैं? दे टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल पार्टिकल्स दिखा है उसने, ये रूट का हेयर दिखा है उसने, और ये एयर स्पेस दिखा है उसने। तो यहाँ पे जो एयर है उसके थ्रू वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया, अभी लेसन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अगर क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो पहला पॉइंट आएगा ऑक्सीजन के बेस पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट आएगा एनर्जी का, हाई या मोर और लेस। तीसरा पॉइंट आएगा ब्रोकन इनटू व्हाट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? ब्रोकन इनटू अल्कोहल। उसके बाद उनका रिएक्शन आएगा, जो रिएक्शन मैंने बताया था वो दो रिएक्शन लिख लें। और दोनों में सिमिलैरिटीज अगर पूछे, ये अलग क्वेश्चन है, सिमिलैरिटीज, तो दोनों में एनर्जी बनता है और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही है। ओके। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर? क्यों? क्योंकि जब हम डस्ट लेडन एयर को इनहेल करेंगे तो क्या होगा? जो नेसल कैविटी है उसका जो लाइनिंग मतलब बॉर्डर है, ओके, उसमें जाके वो इरिटेट करते हैं। कौन? डस्ट पार्टिकल। क्यों? वहां पे नेजल हेयर होता है, नेसल कैविटी के लाइनिंग पे होता है नेसल हेयर, तो ये डस्ट पार्टिकल जाके उसको इरिटेट करते हैं। तो जब हम स्नीज करते हैं तो वी गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल्स। ओके। और उस स्नीजिंग की वजह से डस्ट फ्री एयर enters the body. So what are the functions of hair and mucus in the nose? Same. They prevent the dust particles from entering the body, thus ensuring that dust-free air enters our body. What are the various organs in our respiratory system? देखा है हमने ये वाला देखा हुआ है हमने. What are the various organs in our respiratory system? What is the percentage of oxygen in inhaled air and exhaled air? ये नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये. ओके. तो इसका ऐसे है कि लंग्स में inhaled air contains 21% oxygen and 0.04% carbon dioxide.
और जो एक्सेल्ड एयर है उसमें है 16.4% ऑक्सीजन. ओके, 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड. अभी डॉग का भौंकने का टाइम हो गया, बोल रहा मैं भी पढ़ाएगा. 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट में पढ़ाना, ठीक है ना. लेसन खत्म होने जाने दे, फिर तू पढ़ाना, बराबर है कि नहीं. अभी वो जो पढ़ाएगा तुमको समझने वाला है क्या, नहीं ना, तो उसको लेसन खत्म होने के बाद पढ़ाने को बोलते हैं, है कि नहीं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग, तो इसका शुरुआत होगा. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. और उसके बाद क्या लिखना है आपको, इनहेलेशन और एक्सेलेशन का डेफिनेशन और प्रोसेस, दैट्स इट. हेल्प्स इन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन रिच एयर. डिफरेंसेस बिटवीन सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये कर लिया है हमने. डिफरेंसेस बिटवीन सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये कर लिया है हमने, लेक्चर के स्टार्टिंग में किया. ये एक क्वेश्चन देना था, नहीं हुआ, ठीक है. सारे क्वेश्चन कवर हो गए तो इसलिए इसको लिया नहीं अभी. एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या करेगा, मैं he wants to explain respiration of plants. Okay, you just wait, you will explain photosynthesis. ठीक है. Okay, so what happens during respiration, and he is not going to stop, he wants to explain respiration. You will wait for photosynthesis. ठीक है, relax. Explain mechanism of respiration in plants. Okay, so respiration में what do they take in, what do plants take in, they take in oxygen. What do they give out, they give out carbon dioxide. पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है. तो व्हाट हैपन्स इन द सेल्स, ऑक्सीजन is used to break down glucose into carbon dioxide and water. उसके बाद क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन टेक इन ऑक्सीजन and that can be done independently. Okay, each part can take in oxygen, और यहाँ पे लिख देते हैं and release carbon dioxide. And that part can be done independently. ठीक है. उसके बाद leaves of the plants have tiny spores called stomata. Leaves of plants have tiny spores called stomata for exchange of gases. Which gases? Oxygen and carbon dioxide. Okay. Root cells need oxygen, okay, to generate energy. और ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द एयर ट्रैप्ड इन द डस्ट सॉइल पार्टिकल्स. ओके, दे टेक अप, दे मतलब रूट, रूट सेल्स
take up the air trapped in soil particles. जो स्टेम्स होते हैं, stems of plant have tiny pores called lenticels which help in exchange of gases. मतलब लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा। प्लांट के तीन पार्ट्स, लीव्स, स्टेम और रूट्स। तो लीव्स कैसे करेंगे रेस्पिरेशन? थ्रू स्टोमेटा। स्टेम कैसे करेगी? थ्रू लेंटिसेल्स। और रूट कैसे करेगा? फ्रॉम ट्रैप्ड एयर इन द सॉइल particles which help in exchange of gases, which help in exchange of gases. ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, ठीक है। कुछ और आपको लगा कि गलत है तो आप उसमें कमेंट करके बता देना। ओके, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग आई एम 100% राइट, इट्स पॉसिबल कि मेरे कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए आप मुझे सजेशंस दे देना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।